Hello everyone, welcome back in this lecture. Today, students, we are going to discuss optics. Basically, optics is divided into two parts. Optics को दो parts में divide किया गया. Optics हम discuss कर रहे हैं आज से. Optics start किया है. Optics it is the branch of physics which deals with the study of light, nature of light, propagation of light. Optics it is the branch of physics, एक physics की branch है which deals with the study of light, propagation of light and various phenomena of the light. हम क्या करते हैं बेसिकली हम optics जो है वो डील करती है लाइट की स्टडी को, in which we study about the propagation of the light, velocity of the light, all these things we have studied in this branch. So optics is the branch of physics which deals with the study of light, propagation of the light, energy of the light, all these phenomena. Okay, optics basically divided into two parts. Optics को दो parts में divide किया गया. First one was ray optics. Ray optics. Okay, ray optics है पहला part इसका, and the second part is wave optics. Wave optics. ऑप्टिक्स को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, एक तो रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स. अब ये रे ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे जनरली रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, all these things we have studied in this branch of the optics. It means in the ray optics. And in the wave optics we will discuss various phenomena of the light like interference, polarization, Doppler's effect. All these things will study in this branch of the optics. It means in wave optics. यहाँ हम लाइट को कंसीडर करेंगे एज अ वेव नेचर एंड यहाँ हम करेंगे एज अ पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर में जो लाइट को पार्टिकल नेचर की तरह ट्रीट करके स्टडी की गई है वो पार्ट हमारा रे ऑप्टिक्स कहलाता है, और जो वेव नेचर कंसीडर करके किया गया वो पार्ट हमारा कहलाता है वेव ऑप्टिक्स. तो रे ऑप्टिक्स पार्टिकल नेचर एंड वेव ऑप्टिक्स वेव नेचर की तरह लाइट को. वैसे भी डी ब्रोगली ने हमारे दो फिनोमिनास बताए थे कि लाइट बिहेव्स एज अ डुअल नेचर एज वेल एज पार्टिकल एंड ऑल्सो एज वेल एज वेव. तो पार्टिकल नेचर भी है लाइट का और वेव नेचर भी, ये डी ब्रोगली ने हमको बताया था. तो डी ब्रोगली proposed the hypothesis according to which light has dual nature. Light has dual nature, particle nature as well as wave nature. तो पार्टिकल नेचर के बेस पर हमारे कैटेगराइज कर दिया गया ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स में, और वहां वेव की तरह से जो ट्रीट किया गया तो वो वेव ऑप्टिक्स, जिसके बेसिस पर हम बहुत सारे फिनोमेना की स्टडी करते हैं. पोलराइजेशन को स्टडी करेंगे, इंटरफियरेंस को स्टडी करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. इधर जो बात करेंगे हम यहाँ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो की बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे. इसमें टोटल यही बात होगी. यहाँ पे हम वेरियस फिनोमेना की स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसमें सारे आपको फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्यों होता है, आपको रेडिशनेस ऑफ सन और ये सारी चीजें आपको दिखाए, बहुत सारे फिनोमेना हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमने ऑप्टिक्स को बताया. आपको ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट. बेसिकली इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. वन इज द रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज द वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करोगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस को. यही हम फिनोमेना इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं. वेव ऑप्टिक्स या तो पार्टिकल नेचर था या वेव नेचर है लाइट का, या इंटरफियरेंस और पोलराइजेशन, इन डॉपलर्स इफेक्ट, इन सबको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स,
तो अब हम फर्स्ट यहाँ इस लेसन के अंदर रे ऑप्टिक्स में टॉपिक नंबर 1 से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लाइट। व्हाट इज द लाइट? क्या है लाइट? सनलाइट, हिंदी में प्रकाश। वो तो ठीक है भाई, इसका मीनिंग है प्रकाश, हिंदी में बोलोगे उसको लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस sensation effect on our eyes. Light is a form of energy. When it falls on our eyes, then it produces vision of sensation. Vision of sensation on our eyes. Vision of sensation कौन प्रोड्यूस करता है? लाइट प्रोड्यूस करती है। तो लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये, विच प्रोड्यूसेस विजन ऑफ सेंसेशन ऑन अवर आईज। जब भी हमारी आईज पर फॉल होती है तो सेंसेशन ऑफ विजन जो प्रोड्यूस करती है वो कौन करती है? लाइट प्रोड्यूस करती है। तो देखो, विदाउट लाइट हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब दूसरी अनदर हैंड अगर हम बात करें, अगर हमारे आईज नहीं है, मान लो किसी की आईज ही नहीं है, तो क्या उसको ये वर्ल्ड दिखाई देगा? कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ब्लाइंड पर्सन है कोई, तो ब्लाइंड पर्सन को दिखाई तो नहीं देगा, वो केवल अपने जो सेंस है उसी से पता करता है कि ये चीज यहां पर है, वो जो भी अपना गैस करता है, ठीक है। तो मेरा क्या यहाँ पे चल रहा है कि लाइट का होना कंपलसरी है, और अगर किसी के पास आईज नहीं है तो भी वो ऑब्जेक्ट को या कलरफुल वर्ल्ड को नहीं देख सकता है। तो दोनों ही चीज बोथ आर इंपॉर्टेंट, लाइट एज वेल एज आईज, दोनों का होना जरूरी है किसी चीज को देखने के लिए। तो अब हम बात करते हैं लाइट के बारे में। बात की पहली, ये एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है विजन ऑफ सेंसेशन ऑन आवर आईज, और ये फॉलो होती है आईज पे। ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो सनलाइट है, सनलाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है जो आपको विजुअल होता है। विजुअल मतलब दिखाई जो देता है, उसका रेंज होती है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो क्या है ये क्या है भाई? ये है रेंज ऑफ लाइट जो हमको दिखाई देती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है, उसका कुछ पार्ट ही हमको विजुअल होता है, जिसे आप कहते हो लाइट। मतलब क्या है कि एक तो इस फॉर्म में लाइट की डेफिनेशन एनर्जी फॉर्म में, सेंसर ऑफ विजन की फॉर्म में दे दी। दूसरी डेफिनेशन आप ये कह सकते हो, लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम whose range is from 400 nanometer to 750 nanometer, which is visible to us, जो हमको विजिबल है, जो हमको दिखता है, वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट ही हमारा लाइट कहलाता है। दोबारा समझे, लाइट बेसिकली इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रॉम द रेंज ऑफ 400 nanometer to 750 nanometer, which is visible to us, is known as the light। इसी को क्या कहते हैं? लाइट। तो दो डेफिनेशंस हैं, कोई सी दो डेफिनेशंस आप नोट कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो। ओके, पता लगा लाइट के बारे में। लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है which produces vision of sensation on our eyes when it falls on the eyes, ठीक है, तब प्रोड्यूस करेगी। मान लो लाइट आई नहीं रही है, ये रूम है मेरा, यहाँ पे लाइट को ऑफ कर दिया जाए, यहाँ पे कोई लाइट ही नहीं हो, तो क्या रूम में ऑब्जेक्ट मुझे विजिबल होंगे? नहीं हो सकते। तो विजिबल ऑब्जेक्ट कब होंगे? जब लाइट होगी, लाइट फॉल होगी आईज पे, विजन ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी, मुझे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। क्लियर? तो लाइट ये है, एनर्जी है, विजन ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, जिसकी रेंज है वेवलेंथ में 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ओके, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो और स्पीड ऑफ लाइट वेरी कर जाती है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम।
डिफरेंट मीडियम्स। मीन्स क्या है कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 3 मीडियम्स प्लॉट कर लेते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट मीडियम, इसको वैक्यूम, इसको वाटर, ग्लास। ओके, वैक्यूम में लाइट की स्पीड c एंड इट्स वैल्यू इज, c से नोट किया था, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एवरीवन नोस स्पीड ऑफ लाइट, लेट्स v1 इन वाटर। ये सेकेंड मीडियम है वाटर। ठीक है, थर्ड मीडियम क्या है, ग्लास, इसमें मान लो v2 है। तो हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी। वैक्यूम में ये होती है, फिक्स है। एयर के लिए भी यही है। वाटर में ये v1 मान लिया, लेट किया है, v2 हमने ग्लास के अंदर। इनमें ये सबसे ज्यादा रेयरर है, ये उससे ज्यादा डेंसर है, और ये सबसे ज्यादा डेंसर है। यानी डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी मीडियम की, क्या इंक्रीज होगी, डेंसिटी। व्हेन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, जब डेंसिटी मीडियम की इंक्रीज होती है तब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है। क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है। तो ध्यान दें, यहां अगर हम बात करें कि किसकी स्पीड, किस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है और किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है, तो देखें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c इज ग्रेटर देन v1 एंड v1 इज ग्रेटर देन v2। मींस ग्लास में सबसे कम है, वाटर में उससे ज्यादा है, और वैक्यूम में और एयर में उससे भी ज्यादा है। यानी एयर में, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। बाकी जितने भी मीडियम्स हैं उन सब में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। क्लियरफाई हुआ क्या ये चीज? जो चीज नहीं चेंज होती है, स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई, तो देखो v इक्वल टू, आपको एक f लैम्डा फॉर्मूला पता हो, v स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ है। जो चीज चेंज नहीं होती वो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट remains same when it passes from one medium to another medium. When the light passes from one medium to another medium, then what thing remains constant? क्या चीज है जो कांस्टेंट रहती है हमेशा? वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज होती है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस चीज को। तो देखो यहाँ फॉर्मूले में अब वेरिएबल कौन कौन है, एक ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल, और ये तो क्या हो गया हमारा कांस्टेंट रह गया, सी। कांस्टेंट बनाते हैं मैंने, सी तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट होती है। ओके, कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर हुई? तो मैंने आपको कुछ थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको ये नोटेशन में डाली है आपके, कि लाइट क्या होती है, लाइट की दोनों से यहां से मैंने डेफिनेशन दी, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि लाइट की जो स्पीड है वो वेरी कर जाती है। तो इस प्रकार से वैक्यूम के अंदर ये होती है, वाटर में थोड़ा कम होती है, ग्लास के अंदर थोड़ा और कम हो जाती है, और कुछ चीज ऐसी है जो वेरी नहीं करती है, वो है फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ भी चेंज होती है। ठीक है, अब वेवलेंथ की बात की जाए तो जिस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, वैसे ही आपकी वेवलेंथ भी यहां से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। When light falls on any surface or when the light passes from one medium to another medium, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कहीं एक बाउंड्री आएगी दोनों मीडियम की। जैसे सपोज करो ये है ये मीडियम, फर्स्ट मीडियम, यहाँ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो ये यहां तक जैसे मीडियम 1 है, ये वाला हमारा मीडियम 1 है यहाँ, और यहां मान लो ये सेकंड कोई मीडियम है। तो लाइट जब फॉल होती है वहां पर बाउंड्री पे या
ऐसी सरफेस पे जो दोनों मीडियम्स को सेपरेट करती है, इंटरफेस बोलते हैं इसको। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स, ये इंटरफेस है दोनों मीडियम का। इंटरफेस मतलब दोनों ही यहाँ पे मीडियम मैच कर रहे हैं और सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे। तब क्या होता है, देन थ्री फिनोमेना ऑफ द लाइट अकर्स व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स, देन द थ्री फिनोमेना अकर। कितने फिनोमेना होते हैं वहां पे? थ्री फिनोमेना अकर्स होते हैं। कौन कौन से अकर्स होते हैं? सम पार्ट ऑफ द लाइट गेट रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज द पार्शियल reflection. Partial reflection. Some part of the light get absorbed by the interface is known as partial absorption. Absorb. Partial absorption. Absorption. And the remaining part of the light get transferred into another medium is known as the partial refraction. क्या कहते हैं इसको हम यहाँ? Partial refraction. Partial reflection, partial absorption and partial refraction. When the light falls on the interface of the two mediums, then the three phenomena occurs. One is the partial reflection, second one is the partial absorption and third one is known as the partial refraction. तो थ्री फिनोमेना होते हैं। हमने थ्री फिनोमेना की स्टडी की है। अब हम इसमें से अगर कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन भी होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन भी हो जाता है। जैसे लाइट कहीं फॉल हो रही है और उस लाइट का कुछ नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस लौट भी नहीं रही है, दूसरे मीडियम में भी नहीं जा रही, तो वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा सरफेस। ठीक है, तो कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो गया। अगर ये फिनोमेना नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है, तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये दोनों नहीं हो रहे तो कंप्लीट ये हो सकता है। जब भी मतलब लाइट फॉल होगी तो मे बी तीन हो सकते हैं, कोई से दो हो सकते हैं या एक हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि कोई सा फिनोमेना ना एग्जिस्ट करे। वहां पे लाइट फॉल हुई है तो हो सकता है कि उसकी एनर्जी से वो सरफेस हीटअप हो जाए, गर्म हो जाएगी, वहां पे एनर्जी ऑब्जर्व की होगी उसने कंप्लीट, अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं किया है तो। अगर उनमें से कोई और किया है तो थोड़ा सा पार्ट उसमें चला जाएगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट दूसरे वाले में चला जाएगा। क्लियर है ना? तो थ्री फिनोमेनास अकर्स होते हैं व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स, एंड द थ्री फिनोमेनास अकर्स पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल एब्जॉर्प्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे रिफ्लेक्शन को। किसको डिस्कस करेंगे? रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? एज यू नो, अभी आपने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन। क्या डिस्कस किया था आपने रिफ्लेक्शन के बारे में? आपने देखा कि जब लाइट का वो पार्ट जो रिटर्न हो गया था उसी को तो आपने रिफ्लेक्शन कहा था, पार्शियल कहा था। लेकिन अब क्या है कि वो कंप्लीट रिटर्न हो जाए व्हेन द लाइट passes from one medium to another medium and at the interface, जब इंटरफेस पे आएगी, at the interface it returned back into the same medium, then this phenomena of the light is known as the reflection. When the light falls an interface of the two mediums and it get returned back into the same medium, then this phenomena of the light is known as the reflection. When a light falls on any interface and returned back into the same medium, then this phenomena of the light is known as the reflection. जब लाइट किसी इंटरफेस पे फॉल हो और वो कंप्लीटली रिटर्न हो जाए into the same medium, then this phenomena of the light is known as the reflection. ये है रिफ्लेक्शन लाइट का। ये हमारी इंटरफेस है। इस इंटरफेस से क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस वन is known as the normal. What it is? Normal. Angle formed by the incident ray with the normal is known as the angle of incidence. Angle of
incidence, okay, and the angle formed by the reflected ray with the normal is known as the angle of reflection. समझ में आएगा आपको? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. जो रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म कर रही है, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, रिफ्लेक्शन समझ में आया? ये रिफ्लेक्शन बता रहा है. रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स. रिफ्लेक्शन हमारा टू टाइप्स का होता है. एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिफ्यूज्ड. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन occurs from the smooth surface. When the reflection takes place from the smooth surface, then this type or such type of the reflection is known as the continuous reflection. Continuous reflection occurs from the smooth surface. When the reflection occurs from the smooth surface, then it is known as the continuous reflection. Okay guys, continuous किसे कहोगे आप? continuous कहेंगे आप जब रिफ्लेक्शन कहां से कर हो रहा हो, स्मूथ सरफेस से हो रहा होगा, तब तो आप उसको कंटिन्यूअस कहोगे. और यदि सरफेस कैसा हो, रफ सरफेस हो. कैसा हो? रफ सरफेस. रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली है, वो बेसिकली अगर रफ है, देन द रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. क्लियर हुआ? When the reflection occurs from the rough surface, then such type of the reflection is known as the diffuse reflection. And when the reflection occurs from the smooth surface, then such type of the reflection is known as the continuous reflection. क्लियर हो गया क्या? एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. क्लियर है स्टूडेंट्स? जो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन है वो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो या ओबे नहीं होते. इनका डायग्राम तो यही है, सेम ऐसे ही. आप ऐसे सरफेस ले लेंगे, इंसिडेंट रे सारी की सारी पैरेलल प्लॉट कर लो यहां, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी पैरेलल रहेंगी इस केस में. ठीक है, सॉरी अभी नहीं हुई. ये सब की सब पैरेलल होंगी. इंसिडेंट रेज पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है, यानी ये सारे के सारे एंगल सेम है. जैसे थीटा थीटा थीटा, तो ये भी जैसे आर आर और आर, ये सारे भी सेम है. क्लियर? इसमें डायग्राम क्या लेते हैं हम ऐसे, इसमें ऐसे शो करूंगा. इंसिडेंट रेस को तो पैरेलल बना लो आप, सॉरी इंसिडेंट रेस को तो पैरेलल प्लॉट करो. ये इंसिडेंट रे पैरेलल बना, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जैसे ये ऐसे दिखाती, ये ऐसे दिखाती और ये ऐसे दिखाती, तो रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल. रिफ्लेक्टेड रेज इसमें पैरेलल नहीं दिखानी आपको, तो इट इज द डायग्राम ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो बात क्लियर हुई कि आपको रिफ्लेक्शन की. रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का बता दिया, एक तो कंटिन्यूअस और एक डिफ्यूज. अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. थोड़ा सा प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर. तो प्लेन मिरर क्या है? आपने अपने घरों में जो मिरर यूज किया हुआ है ड्रेसिंग टेबल्स में, तो सबके सब जो मिरर यूज कर रहे हो ड्रेसअप के लिए डेली, वो मिरर कौन सा है? प्रैक्टिकली जो हमारे होम्स में यूज किया जा रहा है वो मिरर है हमारा प्लेन मिरर. कौन सा है वो? प्लेन. देखा ना सबने, प्लेन होता है. ऐसा थोड़ा ना किसी का जो मिरर हो घर पे और उसका जो सरफेस है वो प्लेन ना हो, कहीं पे गड्ढे हो, ऐसे दबा हुआ हो, या किसी का उठा हुआ हो, ऐसे ऐसे यू हो सरफेस, कब नहीं होगी उस किसी की. कैसा है वो? घर पे जो है यूज कर रहे हो प्लेन. तो प्लेन मिरर. इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. इसमें वो डायग्राम्स वर्क नहीं कराऊंगा मैं आपको कि जो स्फेरिकल मिरर्स में आपने 10th क्लास में की थे, कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से.
बता सकता हूं किस तरीके से डायग्राम्स बनेंगे, मगर आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है। ये जो प्लेन मिरर है, ठीक है, तो ये जो मैंने यहां दिखाया ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है ये, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला। क्लियर? ये प्लेन मिरर दिखाया है। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो इमेज होती है वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही डिस्टेंस पर आपका इमेज फॉर्म होता है। जैसे सपोज करो यहां ऑब्जेक्ट रखा है ये, तो यहां उतनी ही इमेज है। जैसे मान लो ये 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पर ये इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पे ये इमेज हो गया और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखना, इसमें लेटरल इन्वर्जन और होता है। क्या? जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ऐसे में इस हैंड में कोई अगर चेंज कर रहा हूं इस तरीके से, इसमें कोई भी इंडिकेशन दे रहा हूं इस हैंड से, और आप प्लेन मिरर के इन फ्रंट खड़े हो, तो आपको प्लेन मिरर में ये वाला हैंड दिखाई देगा, इस साइड दिखाई देगा वो। अगर मैं इस हैंड में कर रहा हूं तो प्लेन मिरर में वो आपको लेफ्ट साइड यहां दिखाई देने वाला है। क्लियर? ठीक है, लेटरल इन्वर्जन इसको बोलते हैं। तो आप तो सिंपल ये ध्यान रखो, डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम होगी, ठीक है। दूसरा, इमेज वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती है। इमेज हम दो टाइप की बताते हैं, हमने पढ़ा है। एक तो सर हमने 10th में पढ़ा था रियल, और एक पढ़ा था हमने वर्चुअल। क्लियर? रियल इमेज वो इमेज होती है जिन इमेजेस को हम स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं, जिनका फॉर्मेशन हम अपनी लैब में स्क्रीन पे कर सकते हैं। दोज इमेजेस आर नोन एज द रियल इमेजेस। यानी जिन इमेजेस को हम स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं, द इमेजेस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आर नोन एज द रियल इमेज, एंड दोज इमेजेस व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन आर नोन एज द वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेजेस जिनको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता उनको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और ऐसी इमेजेस जिनको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, रियल एंड वर्चुअल। रियल को हम किस पे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। कभी किसी ने देखा है क्या कि हम मिरर में देख रहे हैं और उस इमेज को, जो हमारी इमेज मिरर में फॉर्म हो रही है, इन द मिरर फॉर्म हो रही है, ठीक है, उस इमेज को किसी ने किसी स्क्रीन में ऑब्टेन किया है? कभी नहीं किया, उसको स्क्रीन पे नहीं लिया गया। ठीक है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हुई है, जैसे अब मैं यहां हूं, प्लेन मिरर है, और जैसे मैं पास आउट करूं उसको प्लेन मिरर को, तो मेरी इमेज गायब। ठीक है ना? इमेज कब तक रहती है? जब तक मेरे सामने प्लेन मिरर है तब तक तो मुझे इमेज दिखाई देती है, और जैसे ही मिरर गया तो वो इमेज मुझे दिखाई नहीं देती है। बात क्लियर हुई प्लेन मिरर से रिगार्डिंग? बस इतनी सी प्लेन मिरर के बारे में आपको जाननी है। इमेज वर्चुअल होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम रहती है, लेटरल इन्वर्जन उसमें होता है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर चेंज करें तो वो राइट हैंड साइड में आपको शो अप होता है। बात क्लियर हुई? तो हमने क्या क्या डिस्कशन किया यहाँ पे? हमने लाइट के बारे में बताया, लाइट क्या है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की दो ब्रांच, देन लाइट के बारे में डिस्कस किया। लाइट के बारे में डिस्कस करने के बाद हम थ्री फिनोमेना को बताया कि लाइट फॉल्स होते हैं, थ्री फिनोमेना अकर्स होते हैं। फिर हमने बताया कि आपका रिफ्लेक्शन के बारे में बात हुई, तो रिफ्लेक्शन के डिस्कशन के बाद दो तरह के रिफ्लेक्शन बता दिए, एक तो डिफ्यूज बता दिया और एक कंटिन्यूअस बता दिया। एक चीज थोड़ा सा मिस हो गई, मैं अभी यहाँ डिस्कस कर देता हूँ उनको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। उससे पहले मैंने आपको प्लेन मिरर बता दिया कि प्लेन मिरर क्या है, तो वर्चुअल और रियल इमेजेस के बारे में बताया। डिस्टेंस सेम रहती है, वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज से फॉर्म नहीं होती, लेटर इन्वर्जन होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बात कर लें, थोड़ा सा हम पीछे बताना चाहिए था मुझे, सॉरी फॉर दैट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर के लिए क्लियर हो गया आपका। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ है
वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल किसके साथ बने होते हैं? ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ बनाती हैं? नॉर्मल के साथ बनाती हैं। किसके साथ बनाती हैं? नॉर्मल। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ, इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे and normal all are lies in the same plane। किस में लाई करते हैं? वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। देख लेते हैं, जैसे ये है, ये नॉर्मल प्लॉट कर दिया, ये नॉर्मल मान लो आप। इस तरफ से इंसिडेंट रे आ गई, इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ एंगल आई, ऐसे ही यहां से ही चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आई। देखो ये तो नॉर्मल है, ये वाला, ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली। ये सारी की सारी देखो एक ही प्लेन में है। ये प्लेन पूरा दिखा है, ये बोर्ड वाला, ये वर्टिकल प्लेन है। दो तरह के प्लेन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल प्लेन में ही ना सारे के सारे इंसिडेंस रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल, तीनों ही चीजें किसमें है? एक ही प्लेन में है। और एक दूसरा लॉ है, जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल से क्या होगी? रिफ्लेक्टेड होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, 10th क्लास में कई बार आपसे पूछा गया है। सपोज करो ये एंगल 30 डिग्री है, तो मुझे आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर यहां से देखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो, वो भी 30 हो गया क्या? नहीं लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं एक्चुअल में। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ होता है? नॉर्मल के साथ होता है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ बना रहा है, नॉर्मल से बना नहीं रहा, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ कितना, ये टोटल एंगल कितना है यहां से यहां तक का? 90। तो ये एंगल कितना बच गया? 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कितना है? एंगल आई इक्वल टू 60 डिग्री है, तो एंगल आर भी कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको कहां से चेक करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस? नॉर्मल के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप उस बेस के साथ देख लें। बेस के साथ आपको यानी इंटरफेस जो बना हुआ उसके साथ चेक नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो प्लेन मिरर क्लियर हो गया, रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गए, लाइट की बेसिक थ्योरी हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे आपसे स्फेरिकल मिरर। किसकी बात करेंगे? स्फेरिकल मिरर। वैसे तो आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा थ्योरी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल लेंसेज भी पढ़े थे आपने। दो लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस, ये ना आपने देखे होंगे। तो स्फेरिकल मिरर, मिरर, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर बेसिकली ए पार्ट ऑफ द hollow glass sphere whose one portion is polished। दोबारा से सुनो, spherical mirrors are formed by the glass sphere whose one portion is polished। फॉर्म्ड किससे हुई? ग्लास स्फीयर से, जिसका वन पोर्शन क्या हो जाता है? पॉलिश। तो दोबारा से सुनो, spherical mirror basically the part of the glass spheres whose one portion or one surface is polished is known as the spherical mirrors। तो spherical mirrors क्या है? Basically it is the or it is formed by the glass sphere whose one portion is polished। इसका एक पोर्शन, एक सरफेस क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर देता है। यानी कोई ग्लास स्फीयर है होलो और उसको काट लिया गया छोटा सा पार्ट, जैसे ये है, ये कोई ग्लास स्फीयर, ये इसका सेंटर है, मैंने क्या किया यहां से कट कर दिया। होलो ग्लास स्फीयर जैसे लाइक अ बॉल, ठीक है, बॉल की तरह। ये होलो ग्लास स्फीयर है, ग्लास का बना हुआ है, मैंने छोटा सा पोर्शन को कट किया
तो जो पोर्शन छोटा सा बचा, वो पोर्शन क्या है हमारा, उसके एक सरफेस को पॉलिश कर दो, चाहे तो जो इनवर्ड है उस पोर्शन को पॉलिश कर दो या आउटर को कर दो, तो वो हमारा स्फेरिकल मिरर जब भी बनता है तो एक उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, एक पार्ट जो है, एक जो सरफेस है, एक पोर्शन जो है वो आपका पॉलिश होना चाहिए। रिफ्लेक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, रिफ्रैक्शन कर जाएगा वहां से। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन सुनाई स्फेरिकल ग्लास की, स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स क्या है, स्फेरिकल मिरर बेसिकली द पार्ट ऑफ द ग्लास स्फीयर whose one surface is polished। ठीक है। On the basis of which portion of glass sphere is polished, spherical mirrors are of two types। Spherical mirrors are of two types। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। इफ द इनवर्ड पोर्शन, ठीक है, कौन सा इनवर्ड, देखो पहले डायग्राम बना देता हूं। कॉनकेव मिरर देखा है आपने, ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स बनाना है, ये तो पॉलिश्ड पोर्शन है, इधर ये वाला पॉलिश्ड है, ये वाला, ये दोनों पॉलिश्ड पोर्शन हो गई, और ये वाला क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर इसका ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर। पॉलिश पोर्शन हो गया और ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, ऐसे पॉलिश पोर्शन और ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है। क्लियर। तो कॉनकेव मिरर कब फॉर्म होता है, व्हेन द आउटर और बल्ज पोर्शन, उभरा हुआ जो भाग है, बल्ज पोर्शन और आउटर पोर्शन of the glass sphere is polished, then concave mirror is formed। When the inner portion of the part of the glass sphere is polished, then a convex mirror is formed। तो आज सुनो, ग्लास स्फीयर क्या था, स्फेरिकल मिरर क्या था। स्फेरिकल मिरर is the part of the glass sphere on which one portion is polished, जिसमें से एक पोर्शन क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, तो स्फेरिकल मिरर फॉर्म होता है। When the outer portion or bulge portion is polished, then spherical mirror is formed, is known as the concave mirror। When the inner portion is polished, then the spherical mirror is known as the convex mirror। तो convex और concave mirror, spherical mirror टू टाइप्स के हो गए, एक तो हो गया concave और एक हो गया convex। किस बेस पर हुई है, which portion or which surface of the part of the glass sphere is polished, कौन सा पोर्शन, कौन सा सरफेस ग्लास स्फीयर के पार्ट का पॉलिश किया गया है, उसके बेस पर ये टू टाइप्स के हुए, एक तो कॉनकेव हो गया और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स। अगर आउटर बल्ज पोर्शन किया है तो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बनेगा, और इनर किया है तो वो कॉन्वेक्स मिलेगा। अब इनसे रिगार्डिंग ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न रखनी चाहिए। उन पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपर्चर। और इसको दूसरा भाग ये भी कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। टेक्निकल वर्ड अपर्चर यूज किया जाता है। द पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रीजन है किसी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग वाला, उसी को हम क्या कहते हैं, अपर्चर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर
is known as the aperture. ये वाला aperture है। aperture समझ में आया पहला पॉइंट, ये वाला। कभी कभी डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द अपर्चर, ऐसे ही बोल देते हैं। डायमीटर को हम क्या कहते हैं? उसका अपर्चर। ये डायमीटर है ना, इस वजह से इसका अपर्चर। सेकंड पॉइंट, पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ मिरर, ये पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। reflecting surface is known as the pole of mirror. पोल कहां होगा? मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मिड पॉइंट ये रहा, तो ये वाला पॉइंट, ये बेसिकली क्या है? पोल है। पोल ऑफ मिरर कहां होगा? जस्ट मिडिल में होगा। किसके? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी अपर्चर का ठीक सेंटर, ठीक मिड पॉइंट अपर्चर का क्या कहलाता है? हमारा पोल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स center of curvature, focus and pole. Line joining the point center of curvature, focus and pole is known as the principal axis. Principal axis. This one is known as the principal axis. Principal axis. Principal axis कौन सा क्या है? वो लाइन है ये जो इन पॉइंट्स को मैच करती है। The line which matches the following points, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। मैं भी इनके बारे में बात करूंगा आपसे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है और फोकस क्या है, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल एक्सिस। मैं बाद में बताता इसको तो ज्यादा बेटर रहता। फोकस को बताता तभी प्रिंसिपल एक्सिस आपका आएगा, ठीक है। आप इससे बता सकते थे द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो मैंने एक यहां डायग्राम बनाया था स्फीयर का, ये सेंटर था। द सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर बाय विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड। द सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर बाय विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर जिस ग्लास स्फीयर से बना है उसका जो सेंटर था वही सेंटर इसका क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ये स्फेरिकल मिरर, ये है यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? पोल। पोल पहले बता दिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। इसी बेसिस पर आप ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी डेफिनेशन यहां से दे सकते थे। द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। डिस्टेंस बिटवीन C and P, center of curvature and pole is known as the radius of curvature. इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट फोकस। फोकस क्या है? द रेस which incidenting parallel to the principal axis, ये इंसिडेंट हो रही है पैरेलल एक्सिस के। After reflection it passes through a point on the principal axis. After reflection, parallel rays are passed through a point on the principal axis which is known as the focus. दोबारा से सुने,
when the parallel rays when parallel rays incident on the spherical mirror, after reflection it passes through a point on the principal axis. Parallel rays after reflection passes through a point on the principal axis is known as the focus. वो पॉइंट जहां से पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद पास होती हैं इज नोन एज द फोकस. उसको हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं. क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बात की वैसे फोकल लेंथ है. ये यहां से डिस्टेंस, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस बिटवीन F and P is known as the focal length and it is denoted by R. Focal length समझाइए क्या है? Focal length is a distance from the focus and to the pole is known as the focal length. So focal length is the distance between the focus and pole. And the last term, focal plane. Focal plane. Focal plane क्या होता है? It is perpendicular to the principal axis. The plane which is perpendicular to the principal axis and which passed through the focus is known as the focal plane. The plane which is perpendicular like this one, this is the focus. This plane like this one, this plane. The plane which is perpendicular भी है और पास कहां से हो रहा है? फोकस से. इसीलिए ऐसे ऐसे ये दिख नहीं रहा आपको, ये ऐसे नोटबुक रख दी है यहाँ. Perpendicular to the focus, sorry, principal axis and pass through the focus is known as the focal plane. क्लैरिफाई हो गया? अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन की, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स की. तो 3 रूल्स आपको 10th क्लास में लर्न कराए गए थे, वही 3 रूल्स मैं आपको यहां भी लर्न कराऊंगा. 3 रूल्स. रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. फर्स्ट रूल, parallel rays to the principal axis. Parallel rays to the principal axis after reflection always passes through focus. पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है वो ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होती है कहां से? फोकस. ये पॉइंट मेन ध्यान रखेंगे. इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है. वाइस वर्सा मतलब अभी बताएंगे. देखो जैसे ये पैरेलल रेज है, ये आ गई यहां से, और भी होती बहुत सारी जैसे ये पैरेलल रेज आई है, तो ये सारी की सारी एक ही पॉइंट से पास होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से फोकस से. ठीक है. दूसरा इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है. वाइस वर्सा क्या? वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू. क्या? when the incident ray passed through the focus, when incident rays passed through the focus, then after reflection these rays get parallel to the principal axis. After reflection these
रेज गेट पैरेलल। किसके पैरेलल की बात हो रही है यहाँ, ये ध्यान रखना हमेशा, प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। वाइस वर्सा भी ट्रू हुआ। पहला रूल समझ में आया, व्हेन द पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस, ऑल द रेज ऑलवेज पासेस फ्रॉम द फोकस। कहां से पास होंगी, वो फोकस से पास होंगी। अगर इसका वाइस वर्सा की बात करें तो मतलब कहना ये है कि अगर वो रेज, कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से होकर के आ रही है, कहां से होकर के आ रही है, फोकस से, जैसे फोकस है, जैसे कोई रे ऐसे आ गई, यहां पे ये आ गई, ये आ गई, तो आप, ये तो इंसिडेंट है ना, फोकस से होकर के इंसिडेंट हुई है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होंगी ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी इस तरीके से। क्लियर हो गया क्या, वाइस वर्सा समझ आ गया। थर्ड समझ लो, वैसे तो ये एक का एक ही है, 1 2 अगर नाम देते हो तो ये थर्ड रूल अब समझिए आप। जब भी कोई रे इंसिडेंट होती है पोल पर, किस पर इंसिडेंट होती है, पोल पर, तो इंसिडेंट रे पोल पर जिस एंगल से इंसिडेंट होती है वो सेम एंगल से, जैसे मान लो थीटा से इंसिडेंट हुई तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। पहले रे इंसिडेंट ऑन द पोल एट एनी एंगल, then it reflected back with the same angle. When a ray incident on pole at any angle, then it reflected by same angle. किससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। When a ray incident on pole at any angle, then it reflected by the same angle. Last one rule number 4, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, then after reflection it follows the same path. When incident ray passed through center of curvature, then after reflection it follows same path. मीन्स क्या है इसका, मीन्स ये है कि जैसे वो गई थी, जिस पाथ के थ्रू वो गई थी उसी पाथ के थ्रू वो रिटर्न भी होना है, उसको सेम पाथ ओबे करेगी, फॉलो करेगी वहां से। ये P F, सपोज करो ये C है, ये ऐसी इंसिडेंट होती है, तो ये जिससे इंसिडेंट हुई थी वैसे ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं, 4 रूल्स है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। 2 चीजें थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करते हैं अभी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सब आपका 10th लेवल का चल रहा है, अभी कोई चेंज नहीं आया, बस आपको एक बार मेमोराइज कराई जानी वो सारी चीजें जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, आपने साइन कन्वेंशन ऐसे पढ़ा था, देखो ये स्फेरिकल कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल बना दिया, फोकस बना दिया, सी बना दिया, ठीक है। ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो ये जो हाइट है यहां तक की जो हाइट है इसको h, ये ऑलवेज पॉजिटिव ली जाती है। हाइट मेजर अबव फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव ऊपर मेजर की जाए प्रिंसिपल एक्सिस से, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। हाइट measured below from the principal axis is always considered as a negative. प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट अगर
अबव मेजर की है, ऊपर मेजर की है, तो पॉजिटिव होगी, और किसी ऑब्जेक्ट की हाइट आपने बिलो मेजर की है तो वो हाइट कैसी होगी, नेगेटिव की जाएगी। ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट तो ये ध्यान हो गया आपको, अबव पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ऑलवेज डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से। ध्यान रखना है इसी को। डिस्टेंसेस चाहे तो ऑब्जेक्ट की मेजर करो, चाहे आप इमेज की मेजर करो। किसकी, चाहे तो ऑब्जेक्ट की मेजर करें या इमेज की मेजर करें। डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से। कहां से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। तो डिस्टेंस अगर पोल से मेजर की जा रही है, कहां से मेजर की जाती है, बेसिकली पोल से। डिस्टेंस मेजर्ड from pole is in the direction of incident ray, then it is known as ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव। कैसी कंसीडर की जाती है वो, ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। कैसी कंसीडर की जाती है, पॉजिटिव। वरना डिस्टेंस मेजर्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ध्यान रखो, पोल से तो मेजर की ही जाती है। व्हेन द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। एंड व्हेन द डिस्टेंस इज मेजर्ड, when the distance is measured in the opposite direction of incident ray, when distance is measured in the opposite direction of incident ray is known as, incident ray is always taken negative. उसको कैसे कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव। व्हेन द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, किसके, इंसिडेंट रे की। और इंसिडेंट रे की अगर कोई डायरेक्शन मेजर की गई तो नेगेटिव, और डायरेक्शन मेजर की गई तो पॉजिटिव। देखो जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट था और ऐसे रे कोई इंसिडेंट हुई, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है मान लो ये भी, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें यहां से मेजर करनी होगी पोल से। तो पोल से वहां तक जाना पड़ेगा, तो ऐसे जाओगे आप, यूं आइए, तो आप इंसिडेंट रे कैसे जा रही है और आप कैसे आए ऐसे, तो ये डिस्टेंस कैसे कंसीडर की जाएगी, यहाँ पे यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस मेजर करनी है जैसे ये इमेज हो, तो पोल से फिर भी आपको ऐसे आना पड़ रहा है, इमेज इंसिडेंट रे कैसे जा रही है ऐसे, तब भी ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, बाय द वे अगर इमेज ऐसे बनना होता कहीं पे, ये पोल हो गया, ये ऑब्जेक्ट, सपोज करो यहां कहीं इमेज फॉर्म हो रही हो, तो ये तो पॉजिटिव हाइट तो अपवर्ड पॉजिटिव लोगे यहां तक की। ठीक है, इसकी हाइट कैसी लोगे आप यहां तक, नेगेटिव लोगे। क्लियर, ये इंसिडेंट रे आई ऐसे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की ए बी, ये डिस्टेंस पोल से मेजर करने के लिए ऐसे आना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो कैसे होगी, नेगेटिव, ये वाली। और अब इमेज की डिस्टेंस पोल से मेजर करनी तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, इस तरफ आपको ऐसे जाना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे भी ऐसे है, तो ये डिस्टेंस कैसी हो गई, पॉजिटिव। थोड़ा सा ध्यान में, अगर पोल से आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो नेगेटिव कंसीडर होगी, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाते हो, मूव करते हो, तो वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही, बड़ा हो तो गया है लेंथ इसकी लेक्चर की। अगर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते तो ज्यादा टाइम ले जाएगा, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। हमने लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया,
प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन को देखा, स्फेरिकल मिरर्स की बेसिक डेफिनेशंस, इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस है उनको देखा, स्फेरिकल मिरर की फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखा, सारी चीजों को यहाँ डिस्कस किया हमने, साइन कन्वेंशन को डिस्कस किया है, आपका फॉर्मेशन ऑफ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन को भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ से इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, देन रिलेशन एफ और आर में डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम एक रिलेशन स्टडी करेंगे विच इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला हम वहां पे स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।